इतने समय में इवन मोदी वेव में भी आप केजरीवाल को डेंट नहीं कर पाए थे। इस बार ऐसा क्या बदला कि ये शॉकिंग रिजल्ट सबके सामने है? तो कोई भी चुनाव को जीतने के अगर उसके बेसिक डायनामिक्स कहीं भी राज्य में चेंज हो जाते हैं, देश में चेंज हो जाते हैं और उसमें ऑल्टर करने के लिए किसी भी पार्टी को 5 साल का समय लगता है, तो 15 से 20 का समय था। पर आपसे मैं इनसाइडर पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि सीएम कैसे चुनी गई। तो इस लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जो ग्राउंड से आवाज निकलती है, वो आवाज जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तक जाती है। आज के समय में इतना हाइपर एक्टिव जर्नलिज्म होता है, इलेक्शंस के अलावा हर बात पे सर्वे निकल आता है कोई ना कोई, तो ये कौन से सर्वे हैं जिससे ये आवाज ऊपर तक पहुंचती है? इज इट समहाउ आरएसएस व्हिच प्लेज अ रोल इन इट? कि संघ का दायरा इतना व्यापक है, इसको सिर्फ राजनीतिक दायरे से देखना सही नहीं होगा। 3 मेन नैरेटिव क्या रहे जो आपको लगता है जनता के साथ बहुत बेटर रेजोनेट की? हमारे प्रवक्ता लोग जो ठंडा पानी की बोतल ले लेके जो है वो स्टूडियोज में जाते थे, शीश महल उन्होंने बनाया था, जिस शीश महल के कारण लोग को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाता है वो क्या सच्ची बात करेगा। साथ में मिडिल क्लास के लिए जो बजट में इस बार अनाउंसमेंट हुआ, वो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास को बहुत मोटिवेशन दिया। तो वैसे ही आपदा में अवसर क्या इनके पास पंजाब में अभी है? वो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि मैं वापस से पंजाब में अपने किसी एमपी को कैसे रिजाइन कराऊं और मैं राज्यसभा पहुंचूं। तो भाजपा बिहार चुनाव को कैसे देख रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि नीतीश जी लाडले मुख्यमंत्री। नमस्कार, आज हमारे साथ मास्टर क्लास में उपस्थित हैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी। ये जर्नलिस्ट रहे हैं, ये आज के कठिन समय में सेफोलॉजिस्ट भी हैं और अब ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। ये डायनेमिक पर्सनालिटी हैं प्रदीप भंडारी जी। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मास्टर क्लास में जोड़ने के लिए। जी सर, तो आपकी पार्टी अब लगभग 3 दशक बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की है। इतने समय में इवन मोदी वेव में भी आप केजरीवाल को डेंट नहीं कर पाए थे। इस बार ऐसा क्या बदला कि ये शॉकिंग रिजल्ट सबके सामने आए? देखिए, इलेक्शंस को दिल्ली की समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हिस्टोरिकली दिल्ली का चुनाव एक ट्राइपोलर चुनाव रहा है जी, जिसमें 32-33% पे कोई भी पार्टी अगर वोट शेयर इतना ले आती थी तो सरकार बना लेती थी। बिल्कुल। 2015 में कांग्रेस के कंप्लीट डिमोलिशन के बाद पॉलिटिकली जिस स्पेस को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ली थी, एक प्योर बाइपोलर कॉन्टेस्ट बन गया। तो 2020 में अगर आप देखेंगे तो हमारा वोट शेयर आया 38.5%, जो पिछले 3 दशक का सबसे ज्यादा वोट शेयर था, पर उसमें हम सीट्स नहीं कन्वर्ट कर पाए। 2020 से लेके 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तो हमेशा चरम सीमा पर थी, पर साथ में अब जनता के सामने अरविंद केजरीवाल और आपदा पार्टी, आम आदमी पार्टी को हम आपदा कहते हैं जी सर, तो इस पॉडकास्ट में मैं आपदा ही शब्द का प्रयोग करूंगा। तो आपदा पार्टी के खिलाफ ग्राउंड पे भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिला था, सड़कें टूटी थी, और जो अरविंद केजरीवाल एक फेक विक्टिम कार्ड खेलते थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, उन पे बूमरैंग हो गया और जनता कह रही थी अगर ये काम ही नहीं कर सकता तो उसको वोट देने का क्या मतलब है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई 10 साल आपने कांग्रेस को देखे, 10 साल आपने आपदा को दिए, एक मौका मोदी को देकर दीजिए, तो उससे मेरे हिसाब से जो वोट शिफ्ट होना था वो वोट शिफ्ट प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल अपील से हुआ। तो कोई भी चुनाव को जीतने के अगर उसके बेसिक डायनामिक्स कहीं भी राज्य में चेंज हो जाते हैं, देश में चेंज हो जाते हैं, तो उसके बेसिक डायनामिक्स को चेंज में और उसमें ऑल्टर करने के लिए किसी भी पार्टी को 5 साल का समय लगता है। तो 15 से 20 का समय था और 20 से 25 में अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस नहीं, मिस गवर्नेंस थी। वो एंटी इनकम्बेंसी में पीएम नरेंद्र मोदी जी एक होप के रूप में रहे और जिसके कारण लोगों ने दिल्ली के मोदी जी को एक मौका दिया। जी सर, तो आपके अनुसार पूरा लगभग एक मेजर क्रेडिट इस जीत का पीएम मोदी को जाता है? एब्सोल्युटली यस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द वोट पुलर एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को जितना भी जन समर्थन मिलता है। उसके साथ में जब बाकी चीजें सही हो जाती है, मतलब ग्राउंड पे बूथ के लेवल पे हम अपने वर्कर्स को ला पाते हैं, साथ में हमारा कैंपेन का नैरेटिव जब सही रहता है, टिकट जब वितरण होता है, उस वितरण के बाद में जब एमएलए ग्राउंड पे एमएलए कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं, तो ये सब जो है वो जो वेव को एक बेस दे देता है। तो जब आपको बेस मिल जाता है तो वो विक्ट्री मार्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर एक हम वापस से दिल्ली पॉलिटिक्स पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो सबको बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, जिसमें सीएम कैसे चुनी गई। इस प्रश्न का हर चैनल का अपना वर्जन है। लल्लन टॉप का एक अलग वीडियो मिलेगा, आज तक का एक अलग वीडियो मिलेगा, पर आपसे मैं इनसाइडर पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि सीएम कैसे चुनी गई जब रेस में
परवेश वर्मा जी, फिर आशीष सूद जी, फिर और भी कई सीनियर नेता थे, वहाँ अचानक से एक सरप्राइज फैक्टर के साथ रेखा जी हम सबके सामने आई। देखिए, जितना इनसाइडर सबको पता है देश में, उतना ही हमको भी पता है, ऐसा कुछ नया इनसाइडर हम नहीं दे सकते। पर जो मेरी एक बाई स्टैंडर ओपिनियन और एक कह सकते हैं आप, जो मेरी पॉलिटिकल समझ कहती है, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। तो इस लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जो ग्राउंड से आवाज निकलती है, वो आवाज जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तक जाती है, और वो शीर्ष नेतृत्व तक जब नाम जाते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, गृह मंत्री जी की गाइडेंस और संगठन मंत्री जी की माइक्रो समझ के साथ में वो फिर नाम को चुना जाता है जो दिल्ली की एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो राहुल गांधी ने सोच लिया है प्रियंका वाड्रा की विम्स एंड फैंसी से। ये वो सुना चाहता है जो जनता की आवाज़ और हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ होती है। और एक महिला चीफ मिनिस्टर को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बता दिया दिल्ली को कि जो लोग दिल्ली को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के अंदर बांटने का प्रयास कर रहे थे, आज उनकी पॉलिटिक्स फ्लॉप हो चुकी है। और जो मंत्रिमंडल भी आप देखेंगे उसमें भी सभी डायनामिक लीडर्स हैं। तो ये एक टीम दिल्ली है रेखा गुप्ता जी की लीडरशिप में, जो पीएम के विजन को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है सर, ये आपका पर्सपेक्टिव रहा इस क्वेश्चन पे, लेकिन एक बात ये है कि आप कह रहे हैं कि ये जनता की आवाज़ थी सीएम रेखा गुप्ता को चुनना। आज के समय में इतना हाइपर एक्टिव जर्नलिज्म होता है, इलेक्शंस के अलॉन्ग हर बात पे सर्वे निकल आता है कोई ना कोई, तो ये कौन से सर्वे हैं जिससे ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है? इज इट समहाउ आरएसएस विच प्लेज अ रोल इन इट, कि वो कितना पार्टी को हेल्प करता है आपके अनुसार इन टर्म्स ऑफ दीज डिसीजंस, और कितना उनका इम्पैक्ट है? देखिए, बॉडी और सोल का जैसे रिश्ता होता है, ठीक उसी तरीके से हर जो राष्ट्रवादी व्यक्ति देश के लिए सेवा करना चाहता है उसका रिश्ता संघ के साथ में वैसे ही जैसा शरीर का आत्मा के साथ में होता है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक कार्यक्रम के अंदर कहा था कि संघ ने मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करा, और वो खुद एक स्वयं सेवक है। तो इसमें कुछ आगे बोलने की बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि संघ का दायरा इतना व्यापक है कि इसको सिर्फ राजनीतिक दायरे से देखना सही नहीं होगा। परंतु जब भी दो शक्तियों के बीच में लड़ाई होती है, एक जो राष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रही है और एक जो राष्ट्र को पीछे, राज्य को पीछे ले जाने की बात कर रही है, सनातन को बांटने की बात कर रही है, तो हर राष्ट्रवादी और सनातनी अपना कार्य करता है और अपनी ड्यूटी करता है। ठीक उसी तरीके से हर कार्यकर्ता भी इसमें करता है। बात रही आपकी सर्वेस की, देखिए बहुत मल्टीपल सर्वेज होते हैं, एजेंसीज करती हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है, एमएलए से फीडबैक लिया जाता है, एमपी से फीडबैक लिया जाता है, और उन सबके मिश्रण के हिसाब से पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द सिचुएशन, एट दैट सिचुएशन व्हाट पॉसिबिलिटीज अराइज एंड हु विल डिलीवर गवर्नेंस, और फिर वो चॉइस जो शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी जी की लीडरशिप में करता है। ठीक है सर, लेकिन हमने मतलब एक ट्रेंड देखा है कि लगातार बार बार चुनाव हुए और हर बार एक सरप्राइज फैक्टर के साथ सीएम आता है। नहीं, वो आपको लगता होगा क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं वो डिटेल एनालिसिस नहीं करते, उनको लगता है जो मीडिया के अंदर है वो ही होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक हरियाणा के अंदर खट्टर जी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, वो कितने सालों से हरियाणा के संगठन में कार्य कर रहे थे। कोई भी अगर आप उठा के देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि न्यू कमर थे। देवेंद्र जी महाराष्ट्र की पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, कितने सालों से वो ग्राउंड पे लोकल लेवल से महाराष्ट्र के अंदर उठे हुए थे, नागपुर में थे, सब तरह से कार्य कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश की पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, कितने सालों से वो उत्तर प्रदेश में सांसद रह चुके हैं। ठीक उसी तरीके से उड़ीसा के जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं वो भी कितने समय से एमएलए रह चुके हैं। तो हर में कॉमन ट्रैजेक्टरी अगर आप उठा के देखेंगे, उनका कोई ना कोई संगठन या पार्टी या ग्राउंड पे जनता के प्रति कार्य में एक कॉमनैलिटी रही है। ओके सर। मीडिया के साथ सामने कितना कोई आता है कितना नहीं आता है वो कोई पैरामीटर नहीं होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना कोई भी कैंडिडेट को चुनने में। जी सर, मीडिया की आपने बात कही कि मीडिया जो है अभी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अच्छे से ऑन ग्राउंड एनालिसिस उनके पास नहीं यूजुअली मिलता है। मेन स्ट्रीम और जर्नल की भी नहीं बात। देखिए, ये पार्टी के इंटरनल डिसीजंस होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है जो आप कहते हैं दरबारी कल्चर पे काम करती है जिसके अंदर कुछ लोगों को पता चलता है।
वी रिस्पेक्ट एवरी जर्नलिस्ट, वी रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन मेकर। हम इमरजेंसी वाली पार्टी कांग्रेस जैसी नहीं है, परंतु जो हमारे इंटरनल पार्टी के डिसीजंस रहते हैं वो हमारे इंटरनल पार्टी के डिसीजन रहते हैं। जैसे ही मान लीजिए कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, उसके जो इनसाइड डिटेल्स होंगे वो उस ऑर्गेनाइजेशन तक ही प्रिवी रहेंगे। जब उस ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक करना हो करेंगे, हमारे उसमें लीक का कोई सिस्टम नहीं होता। प्रदीप भंडारी द जर्नलिस्ट से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जी। कि जब आप कहते हैं कि मैं अभी जल्दी आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ समय पहले, इलेक्शन के पहले आपने जिस्ट को एक इंटरव्यू जी। दिया था जहां पे न्यूट्रलिटी पे प्रश्न आया जी। और आपने वहां पे एक बहुत अच्छी बात रखी कि आई डोंट बिलीव इन दिस, कि आपका एक ओपिनियन हमेशा होता है, आप उसे छुपा रहे होते हैं जब आप न्यूट्रल एक्ट कर रहे होते हैं। मैं भी वैसे ही अप्रोच में मानता हूँ। तो उसी अप्रोच पे सोचते हुए अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप आजकल के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एक स्लाइट टिल्ट के साथ मतलब मीडिया रिपोर्टिंग करती है, उसको कैसे देखते हैं, उस पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा इसमें ये पर्सपेक्टिव है कि हमेशा से टिल्ट रहा है जी। अभी क्या है, जिन लोगों का पहले जो टिल्ट होता था और उनकी जो पहले मोनोपोली होती थी उसको चैलेंज डेमोक्रेटिकली मिल गया है। इसी कारण जो पहले नैरेटिव के ठेकेदार हुआ करते थे आज वो नैरेटिव के ठेकेदार नहीं है, और आज नए नए पत्रकार जमीन से उठकर जनता का समर्थन जीत रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरा बिजनेस जो होता है वो रेटिंग्स पे चलता है, जिसको रेटिंग्स नहीं आती उसको कोई मालिक जो है आगे नहीं बढ़ाता है। ऐसे ही डिजिटल का पूरा बिजनेस यूज पे चलता है और टाइम स्पेंड पे चलता है। तो मेरा मानना यह है कि जैसे एक नेता हम लोग जो है वोटर्स के दिल जीतने के लिए हर संभव न्यायिक प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरीके से जर्नलिस्ट जो अपने रीडर और व्यूअर का दिल जीतना चाहता है वो हर संभव मेहनत करता है और उसमें से व्यूअर जो है वो चुन सकता है। आज मेरे पास ये फ़ोन है, मैं कोई भी यूट्यूब की रील्स स्क्रॉल कर सकता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, नहीं लग सकती। ठीक उसी तरह मेरे पास रिपोर्ट है, मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं किसी को भी हटा सकता हूँ एज अ व्यूअर। तो मेरे हिसाब से वी आर लिविंग इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक स्पेस इफ यू टॉक अबाउट नैरेटिव। नोबडी मोनोलिथिकली कंट्रोल्स द नैरेटिव इन आइदर मीडिया और पॉलिटिक्स। ठीक सर, तो नैरेटिव की बात आई, नैरेटिव कितना सेंट्रल हो जाता है आजकल के चुनावों में। तो यहाँ भाजपा का नैरेटिव इन चुनावों में वो 3 मेन नैरेटिव क्या रहे जो आपको लगता है जनता के साथ बहुत बेटर रेजोनेट किए? देखिए, क्योंकि मेरे को नैरेटिव कमेटी में कार्य करने का सौभाग्य अपॉर्चुनिटी मिला जिसको बासुरी जी लीड कर रही थी। 3 नैरेटिव्स अगर आप मुझसे पूछें, जैसे मैंने आपको एक कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो होप थे। दिल्ली में एक मैसिव एंटी इनकम्बेंसी थी। वो एंटी इनकम्बेंसी को जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पर्सनल गारंटी के रूप में बोला कि मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूंगा, वो सबसे बड़ा चेंज स्विंग फैक्टर पूरे इलेक्शंस में था। दूसरा, बीजेपी ने इस बार जो भी पूरा चुनाव लड़ा वो इश्यूज पर चुनाव लड़ा जो दिल्ली के सेंट्रिक इश्यूज थे, जिसमें अगर आप देखेंगे कि भाई गंदा पानी था उसको हमने बनाया। हमारे प्रवक्ता लोग जो गंदा पानी की बोतल ले लेके जो है वो स्टूडियोज में जाते थे क्योंकि इट इज विजुअल रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सर। लोगों ने ग्राउंड्स पे जाके, लीडर्स ने सबने वीडियोस बनाए। तो हम लोग ने जो दिल्ली की जनता का गुस्सा है उसको एक कोलैबोरेटिव रूप से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के लीडरशिप के अंदर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष थे वीरेंद्र सचदेवा जी, सबने कोलैबोरेटिवली जो है वो आगे लेके गए। तो दूसरा कि पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर सोशल मीडिया में इस बार बहुत अच्छा काम हुआ। अगर आप देखेंगे कि डबल विंडो अरविंद केजरीवाल की जो पहले वो बोलते थे और अभी बोलते थे, तो उनकी जो मॉरल क्रेडिबिलिटी थी लोगों के सामने वो कंप्लीटली डिसमेंटल हो चुकी थी। और तीसरा जो शीश महल उन्होंने बनाया था, जिस शीश महल के कारण लोग को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाता है वो क्या सच्ची बात करेगा। ये 3 नैरेटिव्स अलोंग विथ पहले झुग्गी बस्ती जो होता था वहां पे हम लोग कंप्लीटली एब्सेंट हुआ करते थे, इस बार वहां से भी हमको काफी अच्छा वोट मिला है। वहां पार्टी ने संगठनात्मक रूप से भी बहुत कार्य किया है, पर नैरेटिव रूप से हम झुग्गी बस्ती के अंदर गए, वहां पीने का साफ पानी नहीं था, वहां बिजली के काफी ज्यादा बिल आया कर रहे थे। तो जब ये सब चीजें हो रही थी तो झुग्गी बस्ती में रह रहे हमारे लोगों को भी लगा कि भाई ये जो हो रहा है केजरीवाल को गलत हो रहा है। तो वो विक्टिमहुड बेसिकली बैकफायर्ड ऑन हिम। साथ में मिडिल क्लास के लिए जो बजट में इस बार अनाउंसमेंट हुआ वो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास को बहुत मोटिवेशन दिया कि हम लोग की सरकार हमेशा से मिडिल क्लास के साथ में रही है, पर एक क्या एक टिपिंग पॉइंट होता है, दैट एक्टेड एज अ टिपिंग पॉइंट। और उसके साथ में एक जो और फैक्टर ये रहा कि
अगर आप ओवरऑल इलेक्शन को देखेंगे तो जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई यमुना के अंदर जहर डाला जा रहा है हरियाणा में, जी, लोगों की सेंसिबिलिटीज को ये सीरियसली हिट किया, बोला कि यार ये आदमी किसी भी निम्न स्तर तक जा सकता है अपनी सत्ता को बचाने के लिए। तो ये सब कंबाइंड जो है वो हमारे पक्ष में वर्क करे। देखिए, मैं एक ज़मीनी आदमी हूँ और मैं 400 लोकसभा ट्रैवल करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और कोई भी चुनाव की जीत और हार कोई एक फैक्टर पे नहीं होती है, मल्टीपल फैक्टर जब सही होते हैं तो आप जीतते हैं, और अगर एक दो फैक्टर्स भी खराब हो जाते हैं तो आप हार जाते हैं। हमारे साथ एज अ पार्टी सबसे बड़ा जो अगर डिफरेंस मेकर मैं जो देखता हूँ वो अपार्ट फ्रॉम और अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेसिव डिसिप्लिन, जोश जुनून, इस पीएम मोदी। क्योंकि आपको लीडर चाहिए रहता है जिसको जनता ट्रस्ट करे, और हमारे पास आज वो लीडर हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको दुनिया और देश जो है उनकी बात में विश्वास रखता है। तो ये मेरे हिसाब से फर्क है कि लीडर अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है उस स्विंग वोट को अपनी तरफ लाने में आपको दिक्कत आती है। जी, तो सर मोदी जी की बात बहुत होती है, आप भी लगभग हर भाजपा के नेता हर इलेक्शन का श्रेय मोदी जी के डायनामिक पुल को, उनका वोट पुलिंग का जो इफेक्ट है उसको यही देते फैक्ट है इसमें। देखिए, बात श्रेय की नहीं है, बात है कि जो सत्य है उसको बोलना जरूरी है। और कोई भी व्यक्ति, मैं देश में ओपन चैलेंज आपकी पॉडकास्ट मास्टर क्लास के जरिए देना चाहता हूं कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आज मान लीजिए आप प्रतीक जाते हैं कोई कोने में, और 1 साल बाद आप उसको विजिट करिए, आप ये पाएंगे कि वो कोना देश का वहां पे विकास हो रहा है। ऐसा देश का कोई कोना नहीं जहाँ ज्यादा है कम विकास जरूर हो रहा है। दैट इज वाई नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, क्योंकि मोदी जी ने देश के गरीब की जिंदगी को बेहतर किया है। जी सर, ठीक है, ये एक अच्छा आंसर रहा आपका। तो मैं आगे बढ़ते हुए ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल काफ़ी हद तक ये आप जो है नैरेटिव लोगों तक ले जाने में सक्षम रहे, शीश महल से हो या फिर उनकी 2 विंडो वीडियोस से हो या कुछ भी। पर ऐसा ही एक करप्शन रहा झारखंड में, जहां भाजपा ने एक मतलब अलेजिडली करप्ट मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, और वो बूमरैंग किया शायद भाजपा के ही विरुद्ध, क्योंकि ट्राइबल अस्मिता कुछ हद तक वहां जुड़ी हुई थी। तो आप कैसे देखते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ रेडिकल करना हो कि एक करप्ट लीडर को जेल में जाने पे भी आप ऐसा रिवर्स एक्शन देख सकते हैं जनता का इन टर्म्स ऑफ वोटिंग? कोई भी लीडर जाए, जेल जाता है नहीं जाता, उसका चुनाव से लेना देना कोई नहीं होता। कोई भी नेता पे अगर कोई भी नेता भ्रष्टाचार करेगा तो उसको कानून का के हिसाब से उसको सजा जो है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फेस करना पड़ेगा। पीएम मोदी जी ने स्पष्ट करा है कि जिसने जनता का पैसा लूटा है उसको पाई पाई जनता की चुकानी होगी। तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी, और अल्टीमेटली हमारे जो कोर्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी को बेल देते हैं, किसी को अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी को अरेस्ट करती है उस अरेस्ट को वैलिडेट करते हैं, इनवैलिडेट करते हैं। तो we as a political party have no agenda to send somebody to jail or not send somebody to jail. The job of the duty of a honest government is that if somebody is corrupt he has to face the law, और यही हुआ इन सब नेताओं के साथ में। अब बात जो आपने झारखंड स्पेसिफिक करी तो इसको दो को मैं सेग्रीगेट करना चाहता हूँ। एक है उन पे जो न्याय संगत कार्रवाई हुई जो चल रही है, जो कोर्ट के संज्ञान के अंदर है, और अभी शायद से वो बेल पे बाहर है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है झारखंड के अंदर। देखिए, आप हर इलेक्शन के अंदर कोशिश करते हैं जीतने की, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स आपके काम में नहीं करते हैं और ओपोनेंट जीत जाता है। हम वो पार्टी है कि अगर ओपोनेंट भी जीत जाए तो हम उसके साथ में उस राज्य के विकास के लिए ठीक कार्य कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी के स्टेटमेंट्स आपको दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में इवन तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थे, उमर अब्दुल्ला जी और हमारी लगभग बराबर ही सीटें थी, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, पर स्टिल दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट and center is giving complete cooperation to Umar Abdullah's government for the development of Jammu and Kashmir। हम लोग कांग्रेस नहीं है कि आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दिया कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा जी इन लोग को अच्छा नहीं लगा तो सरकार गिरा दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक लीडर दैट इंडिया हैज एवर सीन। जी, ओके। तो बात आई गवर्नेंस की, और दिल्ली इस मामले में यूनिक है। इट हैज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ इट्स ओन कि एक यूटी है जहाँ पे गवर्नर का एक रोल रहता है, और हमेशा से जो हमने देखा अब से पहले, मतलब केजरीवाल जी के समय में बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ वो, कि गवर्नर वर्सेस जो चीफ मिनिस्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ झगड़ा कुछ ऐसा हमेशा से रहा है। आगे बढ़ते हुए आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप ऑफकोर्स सेम पार्टी इन पावर इन सेंटर इन स्टेट है। शीला जी ने भी सरकार चलाई थी जी, और ऐसा कोई धरनेबाजी नहीं करी थी। ये आपके खुद के स्वभाव के ऊपर रहता है। अरविंद केजरीवाल जी का स्वभाव एनार्किस्ट है,
वो काम नहीं करना चाहता। अभी की CAG रिपोर्ट्स ने क्या आया, देखिए LG के हाथ में हेल्थ एजुकेशन तो नहीं है, तो अभी CAG रिपोर्ट जो हेल्थ के ऊपर आई उसने क्या बोला कि भाई 50% ICU में बेड्स नहीं है। अब 70% जो पेशेंट्स हैं उनको मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ 30 सेकंड में जो है कोई डॉक्टर देखता है। कभी दुनिया में आपने सोचा है कि कोई डॉक्टर के पास आप जाओ 30 सेकंड में पर्चा भी लिख दे, इलाज भी कर दे और आपको देख भी दे? ये बताते हैं कि इतना बड़ा स्कैम था। 70% फंड जो सेंटर से आए थे उन्होंने स्पेंड नहीं करे जी। तो ये सब यही पॉइंट करता है कि अरविंद केजरीवाल की मंशा जो थी अपने शीश महल को बनाने की थी, और उन्होंने ये एक कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट किया था विक्टिमहुड पॉलिटिक्स के लिए। तो विक्टिमहुड 5 साल चल सकता है और वो विक्टिमहुड को जनता ने देख लिया। तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट दैट इट वाज डिजाइन्ड फॉर कॉन्फ्रंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेड इट वेरी क्लियर दैट Delhi will be a special case and you have to respect that because it is also the seat of the center. It is also the seat of the center. परंतु अरविंद केजरीवाल ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन को नहीं कह सकते, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इस्तेमाल करके एक विक्टिमहुड पॉलिटिक्स करी, जिस विक्टिमहुड पॉलिटिक्स के बेस में सिर्फ झूठ बोलना था, और उस झूठ को दिल्ली की जनता ने 25 में हराया। ओके सर, तो बात आती है स्टेटहुड। ये एक, अगर हम दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो लगभग हर पार्टी के बड़े नेताओं ने इस विषय को बार बार जो है उठाया है, और ये मतलब कहा जाता है कि दिल्ली के लोगों की ही ये मांग है स्टेटहुड की। तो अब नई रेखा गुप्ता की भाजपा आगे बढ़ते हुए इस डिमांड को कैसे देखती है? मेरे हिसाब से अभी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है गंदा पानी को ठीक करना, यमुना माँ को साफ करना, हॉस्पिटल्स जो दिल्ली के अंदर नहीं खोले उन हॉस्पिटल्स को खोलना, गवर्नेंस करना, ये जो इलीगल घुसपैठियों को इन्होंने बसाया हुआ है उसको हटाना। तो हमारी प्रायोरिटी अभी एक विकसित दिल्ली बनाने की है, और मुझे लगता है इस करंट प्रोविजन के अंदर, जैसे हमारे सभी नेताओं ने कहा है, हम विकसित दिल्ली बना सकते हैं। यू हैव इनफ प्रोविजंस इन द करंट सेटअप to get development funds and act and deliver for the people. Our objective in Delhi under the leadership of the Chief Minister is to ensure that we deliver for the people of Delhi what has not happened in the last 10 years. We will make Delhi a model state, model capital for the world to see. जी सर, ये तो अभी समय है हमारे पास उसको इवेल्युएट करने के लिए। इसमें आप देखिए इवेल्युएट करिएगा, पर अगर आप देखेंगे कि सबसे, अगर बीजेपी इज अ पार्टी अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ गवर्नेंस, 2011 के बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने मल्टीपल राज्य सरकारें उनकी आई हैं, पर एक भी राज्य सरकार उनकी 5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि वो एक एंटी इनकम्बेंसी पार्टी है। लोग एक बार ट्राई करके समझ जाते हैं जनता का काम ये लोग नहीं करते। हम लोग एक गवर्नेंस की पार्टी हैं, और जब आप गवर्नेंस की पार्टी रहते हो तभी आप देखिए 10 साल से ज़्यादा हम लोग मध्य प्रदेश में शासन में हैं, 20 साल से ज़्यादा हम गुजरात के अंदर शासन में हैं, 15 साल अब हमारा हरियाणा के अंदर शासन होने वाला है, दिल्ली के अंदर हम शासन के अंदर आए। देश के 75% ज़्यादा MLAs NDA से आते हैं, देश के 20 से ज़्यादा राज्यों में NDA की सरकार है। ये सिर्फ कोई एक प्रॉमिस पे नहीं हो सकता जी, ये सब तभी हो सकता है लोगों को पता है जब NDA आती है मोदी जी डिलीवर करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। वी आर अ पार्टी ऑफ गवर्नेंस। तो आप लिख के रखिएगा, ये 5 साल नहीं, दिल्ली की जनता हमको लंबे समय तक मौका देगी। जी, ये सर कुछ बड़े इश्यूज हैं दिल्ली के डेली के, कि एजुकेशन हुई, हेल्थ केयर हुई, साफ पानी हुआ, और इवन यमुना की सफाई फॉर दैट मैटर। पर अब से पहले हमने जितने भी प्रोजेक्ट देखे, मतलब प्रोजेक्ट आप गंगा देख लीजिए या फिर अब ये यमुना की सफाई की बात है, यहाँ हमेशा एक मतलब इशू हमेशा से ही रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर हम कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ हमने एक इंटेंट तो हमें दिखाया कि पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ आ रही हैं कि भाई यमुना में मशीनें चल रही हैं लगातार उसको साफ़ करने के लिए, यमुना आरती भी शुरू हुई है। तो आप कैसे देखते हैं इसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाला जाना तो रुक नहीं रहा है, फिर कुछ समय बाद दिल्ली में स्मॉग का भी इशू हम देख ही लेते हैं थोड़े से समय में। देखिए, गवर्नेंस के जो सोल्यूशंस होते हैं वो 2 मिनट मैगी नूडल्स के सोल्यूशन नहीं होते हैं जी, वो एक एंड टू एंड सोल्यूशन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया और साबरमती नदी को साफ किया। आज गंगा माँ पहले से ज़्यादा साफ है, और स्थिति ये है कि प्रयागराज के अंदर 60 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहाँ पे स्नान किया। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जो महाकुंभ के अंदर हमने गवर्नेंस का मॉडल देखा, सनातन की एकता का मॉडल देखा, और ये सब माँ गंगा त्रिवेणी के अंदर जो हमने देखा। पॉइंट नंबर 2, बनारस के अंदर पीएम मोदी के सांसद बनने के पहले आप मुझे बता दीजिए इतने भव्य रूप से कभी गंगा आरती आपने देखी है? बनारस के घाट में सनातन की भव्यता नहीं देखी आपने, और गंगा माँ पहले से ज़्यादा भी वहाँ स्नान है। तो इट्स अ प्रोसेस, बट नोबडी कैन से दैट इट इज़ नॉट क्लीनर देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट। कुछ पैचेस हैं जहाँ पे और ज़रूरत है।
मैं तभी कह रहा हूँ इतनी बड़ी हमारी गंगा माँ है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरा चीज़ है, और हम उसको गवर्नेंस से कंटिन्यूटी की बात होती है। अब मैं माँ यमुना की बात करता हूँ। देखिए हमारे को जो एडवांटेज है, अब पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर एनडीए की सरकार है, हरियाणा में एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, जी सर, और दिल्ली में एनडीए की सरकार है। ये जो पूरा एरिया है, राजस्थान में भी एनडीए की सरकार है, और तो ये जो पूरा है हमको एक गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा। और ये यमुना माँ की सफाई को तेज करने में, यमुना माँ की सफाई क्लीनिंग को तेज करने में गवर्नेंस सॉल्यूशंस को एक्सेलरेट करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 2030 के जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस के पहले, उसके पहले यमुना माँ पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ओके, वी आर होपफुल सर। होपफुल नहीं, ये गारंटी पीएम मोदी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। ओके सर, तो फिर ऐसी ही एक और समस्या जो है वो है एयर पॉल्यूशन की। हमेशा कोई ना कोई छोटा सा स्टेप लिया जाएगा, ऑड इवन वाली ऑप्टिक्स जिसे मैं कहूँगा सच मायने में, क्योंकि वास्तविक पॉल्यूशन सोर्सेज तो कुछ और ही होते हैं। मेजॉरिटी इज डस्ट वेस्ट and majority is vehicular pollution. Yes. And for that, I believe that you will need more concrete solutions than odd even. Yes. Odd even can never be the permanent solution for pollution. It can be a stopgap arrangement. So इसमें ये भी चैलेंज रहेगा कि देखिए हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उनको वो अल्टरनेट हमें टेक्नोलॉजीज देनी होगी, जिससे पराली जो कुछ राज्य के अंदर, जैसे हरियाणा ने कम डाउन कर दिया है, वैसे ही पंजाब को भी करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है गवर्नेंस में जब एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगे, डिटेल में सोल्यूशन होगा, डिटेल के अंदर बातचीत होगी, तो आप सोल्यूशंस देखेंगे। ठीक है सर, फिर ये एक अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि एक गवर्नेंस के लिए आपके पास एक कॉरिडोर है जहां भाजपा भी रूल कर रही है और चीज़ें कुछ हद तक सरल होने वाली हैं। की भी पार्टी रूल करती है, पर अगर उसका इंटेंट रहता है कि कुछ बेसिक चीज़ों में काम को रोको मत, पर अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या है कि ही बेसिकली सीज अपॉर्चुनिटी इन आपदा। तभी हम कहते हैं आपदा में अवसर देखने वाले केजरीवाल जी हैं। तभी कोविड काल में जो फंड्स मेडिसिन के लिए जाना चाहिए था, वो अरविंद केजरीवाल ने मेडिसिन के लिए स्पेंड ही नहीं किया जी। तो इसमें हम क्या बोले बताइए। वैसे ही बात इनकी अगर हो रही है कि ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो वैसे ही आपदा में अवसर क्या इनके पास पंजाब में अभी है? आप क्या देखते हैं दिल्ली के चुनावों का इफेक्ट पंजाब पे? और आप अब से पहले वाले इंटरव्यूज में अभी आप कह रहे थे कि भाई पंजाब ये भाग जाएंगे, वहां सीएम बनेंगे, तो अब आप उस सिचुएशन को कैसे अनफोल्ड होते हुए देखते हैं? मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी, शीश महल में उनको रहने की इतनी आदत हो गई है कि वो बिना शीश महल और वीवीआईपी सिक्योरिटी के रह ही नहीं सकते। तभी आपने देखा जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक कहीं आपने अरविंद केजरीवाल को देखा बाहर? कोई इंटरव्यू, जो व्यक्ति हर दिन 12 बजे आके घोषणा कर देते थे, वो कहीं नहीं है सामने। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि मैं वापस से पंजाब में अपने किसी एमपी को, एमएलए को, एमपी को कैसे रिजाइन कराऊं और मैं राज्यसभा पहुंचूं। उन्होंने कई लोग को बोला, पर उन लोगों ने मना कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि पंजाब में ग्राउंड की स्थिति क्या है। पंजाब में ग्राउंड में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सरकार को दिल्ली से चलाने का प्रयास किया, जिससे हमारे पंजाब के भाई बहन बहुत आहत हैं। इट इज अगेंस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ पंजाब दैट अ मैन लाइक राघव चड्ढा, who had no locus standi in Punjab, who has zero governance experience, who has performed so poorly as an MLA, who went to London when his leader was in jail, was running the show in Punjab, undermining the elected chief minister Bhagwant Mann. लोग बताते हैं भगवंत मान एक फाइल पे साइन तक नहीं कर पाते थे, राघव चड्ढा ने कैसे इतनी पावर थी, और राघव चड्ढा को पावर देने वाले अरविंद केजरीवाल थे। तो अरविंद केजरीवाल फोन पे जो राघव चड्ढा को कहते थे, वो राघव चड्ढा भगवंत मान को कहते थे, और भगवंत मान को करना पड़ता था। इसीलिए पंजाब में 2.5 साल से ज़्यादा इनकी सरकार हो गई है, ये 100 रुपए भी पंजाब में किसी भी महिला के खाते में नहीं डाल पाए। आतिशी जो इतना धरना कर रही है, ड्रामा कर रही है, जरा भगवंत मान से पूछे 2.5 साल में तो अपनी सरकार में 101 व्यक्ति को नहीं दिलवा पाए। ये इनकी सच्चाई। तो पंजाब में तो एक भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, और आप देखिएगा हर तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी का मॉडल फ्लॉप हो चुका है। पंजाब के अंदर महिलाओं को सम्मान की राशि नहीं मिली, पंजाब में हर दूसरे तीसरे दिन ग्रेनेड अटैक हो जाता है,
पंजाब के अंदर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहता है कि पुलिस क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है। ये सब कंबाइंड दर्शा रहा है कि आने वाले आगामी इलेक्शंस के अंदर पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता वोट करेगी। ओके सर, तो पंजाब से अब हम मूव करते हैं दो और मेजर इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, बिहार और बंगाल की तरफ। उनको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? और बिहार गिवन कि यहाँ पूर्वांचली वोटर बेस, भाजपा के पास एक बड़ा वोटर बेस है और फिर बिहार का भी काफ़ी बड़ा वोटर बेस यहाँ पे है, तो भाजपा बिहार चुनाव को कैसे देख रही है गिवन कि नीतीश जी इस समय एनडीए के मेजर अलायंस पार्टनर हैं और अभी भी वही बिहार में सबसे बड़ा चेहरा हैं? तो क्या भाजपा वहाँ अपना इंडिपेंडेंट प्रेजेंस किस हद तक फील करवा पाएगी आने वाले इलेक्शंस में? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एनडीए में बिहार में जो जोड़ हम सब पार्टीज का फेविकॉल का जोड़ है, और जो फेविकॉल का जोड़ है वो बड़ा अच्छी तरीके से जुड़ा रहता है जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि नीतीश जी लाडले मुख्यमंत्री हैं। ये एक गुड इनफ स्टेटमेंट है ये बताने के लिए कि बिहार में हम किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं। जी। मैं ये मानता हूं कि बिहार के चुनाव का पूरा नैरेटिव जंगल राज, गुंडा राज जो आरजेडी का था, बनाम विकास जो हमने बिहार को दिया, इस पे पोजीशन करेगा, क्योंकि बिहार अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जहां वो विकसित बिहार की तरफ जाने वाला है। हर 6 घंटे के अंदर एक महिला का, इनफैक्ट हर 2 घंटे के अंदर इस 6 महिलाओं का शोषण बिहार के अंदर होता था लालू जी के शासन के अंदर। ये उस वक्त का डेटा बताता है। अभी स्थिति यह है कि आज महिलाओं को उनका सम्मान मिला है। 50% महिला लोकल बॉडी के अंदर अगर उनको रिजर्वेशन किसी ने दिया, नीतीश जी ने दिया है, एनडीए ने दिया है, भाजपा ने दिया है। तो मेरा मानना यह है कि तेजस्वी जी के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ, क्योंकि उनकी हिस्ट्री गुंडागर्दी की रही है, और अभी भी जब उनके सब लोग हैं जो सनातन को बेकार कह रहे हैं, महाकुंभ को बेकार कहा लालू जी ने, तो बिहार ना महाकुंभ को बेकार कहने वाले लोगों को कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। और लोग जानते हैं कि अगर ये लालू जी की पार्टी आ गई तो ये वापस से गुंडाई शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको अपनी जेबें भरनी पड़ेगी। इतने साल से तो सत्ता में रह नहीं, तो पहले तो इनका काम जेबें भरना होगा। तो बिहार में मेरा मानना है हम एनडीए की पूर्ण बहुमत की, ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनेगी। बाद में बंगाल पे करूंगा। बंगाल एक सिविलाइजेशनल लड़ाई है, और बंगाल जैसे दिल्ली एक अस्मिता की लड़ाई थी, ऐसे ही बंगाल जो है वो एक अस्मिता की लड़ाई। और बंगाल के अंदर हमें बंगाल को बचाने के लिए लड़ना जरूरी है, क्योंकि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण का शासन चलाया है। अगर आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने क्या किया, उन्होंने विश्वकर्मा पूजा के हॉलिडे को कैंसिल करने की बात करी और ईद के हॉलिडे को बढ़ा दी। बंगाल के अंदर बॉबी हकीम कहते हैं कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी कैलकाटा देखना चाहते हैं। उनके नेता कहते हैं कि हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर डाल देना चाहिए। और गवर्नेंस के नाम पर बंगाल में एक समय में बंगाल आज़ादी के वक्त में टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स था जीडीपी में, आज वो नीचे आ चुका है। तो बंगाल वांट्स चेंज। तो सर प्रदीप जी, पॉलिटिशियन से तो हमने बात कर ली, जाते जाते मेरे 2 छोटे से प्रश्न हैं। एक प्रदीप जी सेफोलॉजिस्ट से, वो ये कि आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था प्रिंट में, और उस आर्टिकल ने लगभग 10 पोल्स का हमें एक एनालिसिस दिया है, जो एग्जिट पोल्स आजकल मार्केट में मतलब इतना ज़्यादा चल रहे हैं, कि कैसे उनका सैम्पल साइज मतलब ना के बराबर था, वो 1000 या 2000 था, और आप कब से इलेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट भी है आपका। तो आप इस नए ट्रेंड को कैसे देखते हैं कि मशरूम की तरह नए नए एग्जिट पोल्स वाले आ रहे हैं और गड़बड़ हो रही है इलेक्शन प्रेडिक्ट करने में? तो कितना ट्रस्ट कर सकते हैं हम ऐसी सिचुएशन में? देखिए, हमारे एग्जिट पोल की इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। दुख की बात यह है कि जितने भी एग्जिट पोलस्टर्स में जो भी लोग करते हैं, भले सही करें गलत करें, उनका कह देते हैं एक सैंपल साइज है, पर उनमें से मेजॉरिटी पोलस्टर्स जो है ना, उनका पता रहता है, कोई ग्राउंड पे रहता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक नेता ग्राउंड पर जाता है वोट मांगने के लिए, अगर एक पोलस्टर बता रहा है कि देश का मूड क्या, उसको क्या ग्राउंड पे नहीं जाना चाहिए? दूसरा, उनका डेटा का ट्रांसपेरेंसी क्या रहती है? मान लो कभी सही हो या गलत हो, पर कैसे वो डेटा अराइव हुआ, कहाँ वो अराइव हुआ? एक हफ्ते 2 दिन पहले तक कोई मान लो चांद कह रहा था कि भाई सुबह सूरज सुबह उगता है, रात को चांद होता है, रात को जो है चांद ऊपर रहता है, फिर जाके कुछ चेंज हो जाता है। 24 आवर्स में सब कुछ चेंज कैसे हो जाता है? सही होता है तो क्यों सही होता है, गलत होता है तो क्यों गलत हुआ है?
बिना सीट के प्रेडिक्शन के लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है, जी। ये सब चीजों पे मुझे लगता है वी हैव टू मेक इट मोर साइंटिफिक, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। जी सर, अंतिम प्रश्न एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ दिल्ली, और ये प्रश्न मुझे मतलब बड़े होते हुए कॉलेज में पढ़ते हुए काफी परेशान भी किया है कि दिल्ली यूपीएससी का सेंटर है, यूपीएससी प्रिपरेशन का, और इस समय दिल्ली का लगभग एक बड़ा यूथ जो है इसमें लगा हुआ है। आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं कि लोग अपने सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स में एक सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन में मेरे खुद हिसाब को से लगा करना देते चाहिए, हैं? उनको हक है, उनको सरकार की सेवा करने का हक है। ये आइदर और की बात नहीं है, जिसको एंटरप्रेन्योर बने, जिसको सरकार की सेवा में जाना है सरकार की सेवा में, जिसको जो करना है करे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पीएम मोदी के लीडरशिप के हिसाब से हम विकसित भारत बनाएंगे, और उसमें हर युवा को उसकी इच्छा और पैशन के हिसाब से, भले वो सरकारी सर्विस हो या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो या स्किल हो, वो करने का मौका मिलना है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आशा करते हैं लोगों को ये मास्टर क्लास बहुत पसंद आया होगा। जल्दी हम प्रदीप सर के साथ दोबारा जुड़ेंगे, अगर सर के पास समय हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।